नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ऐतिहासिक, जटिल और गहराई से ध्रुवीकृत चुनाव नतीजों को डिकोड करने जा रहे हैं, और वो है 2026 का असम विधानसभा चुनाव। देखिए, 2026 का ये परिणाम सिर्फ हार जीत का कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी राजनीतिक कहानी का निचोड़ है। आज हम केवल ऊपरी नतीजों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी कारणों को रिवर्स इंजीनियर करेंगे जिन्होंने इस अप्रत्याशित जनादेश की नींव रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे वे हैं स्पष्ट 2026 जनादेश, परिसीमन का चुनावी गणित, कल्याणकारी योजनाएं और मतदान, सिकुड़ता हुआ विपक्ष, पहचान की राजनीति और ध्रुवीकरण, और अंत में नई सरकार का गठन। भाग 1, द स्टार्क 2026 वर्डिक्ट, आंकड़ों का विश्लेषण। चलिए सीधे 2026 के उन नंबर्स पर आते हैं जो इस नई विधानसभा की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। 102 बनाम 24। अब 126 सदस्यों वाली विधानसभा में ये कोई आम जीत तो बिल्कुल नहीं है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने एक बेहद कमजोर हो चुके विपक्ष के खिलाफ कितना विशाल बहुमत हासिल किया है। इस जीत के भीतर जो जनसांख्यिकीय तस्वीर है वो और भी दिलचस्प है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए है जिसमें 100% हिंदू और मूल निवासी प्रतिनिधि हैं। दरअसल बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जहां 24 में से 22 विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि सत्ता पक्ष ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सीधा मुकाबला करने के बजाय अन्य क्षेत्रों में अपने वोट बैंक को पूरी तरह से मजबूत करने की रणनीति अपनाई। अगर हम इस चार्ट पर नजर डालें तो इस जीत का सटीक गणित कुछ इस तरह है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के गठबंधन ने लगातार तीसरी बार जादुई आंकड़ा छुआ है। अकेले बीजेपी ने 82 सीटें जीती। कांग्रेस महज 19 पर सिमट गई। एजीपी और बीपीएफ को मिलाकर 20 सीटें मिली, जबकि एआईयूडीएफ और अन्य के खाते में सिर्फ 5 सीटें आईं। भाग 2, परिसीमन, चुनावी वास्तुकला और सीमाओं का पुनर्निर्धारण। अब बीजेपी के इस भारी बहुमत के पीछे जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था वो है परिसीमन। 2023 में चुनाव आयोग ने असम की चुनावी सीमाओं को फिर से खींचा था। इसका सीधा असर ये हुआ कि मुस्लिम बहुल सीटें 35 से घटकर लगभग 22 रह गईं, जबकि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ गई। इस संवैधानिक प्रक्रिया ने एक तरह से केंद्रित मतदाता समूहों को व्यवस्थित रूप से बांट दिया, जिससे 100 से अधिक सीटों पर मूल निवासी समुदाय निर्णायक भूमिका में गए। वोट दक्षता के इस जटिल चुनावी गणित को जरा यहां समझिए। बीजेपी के वोट शेयर में सिर्फ 4.6% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी सीटें 60 से सीधे उछलकर 82 हो गईं। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपना लगभग 29.8% वोट शेयर बरकरार रखा, फिर भी वो 19 सीटों पर ही अटक गए। मतलब बदली हुई सीमाओं ने एनडीए के लिए एक मल्टीप्लायर का काम किया, जबकि कांग्रेस के वोटों का असर काफी हद तक कम हो गया। भाग 3, कल्याणकारी योजनाएं और मतदान, मुख्य आर्थिक कारक। चलिए अब इस जनादेश के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ की ओर मुड़ते हैं, जो विशुद्ध रूप से आर्थिक है। 1250 रुपया सुनने में शायद आम लगे, लेकिन यह आंकड़ा असम में एक बहुत बड़ी आर्थिक वास्तुकला का प्रतीक है। ये अरुणोदय योजना के तहत 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने जाने वाली रकम है। और ध्यान दीजिए, चुनाव से ठीक पहले जनवरी से अप्रैल तक का बकाया और बिहू बोनस मिलाकर कुल 3600 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान किया गया। इस सटीक कदम ने सरकार के लिए एक बेहद वफादार लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया। और इन योजनाओं का कितना गहरा असर हुआ, ये हमें वोटिंग के दिन साफ देखने को मिला। महिलाओं को इस कदर लामबंद किया गया कि उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी आगे निकल गया। जहां पुरुष मतदान 84.8% रहा, वहीं महिला मतदान ने 85.96% का शानदार आंकड़ा छुआ। भाग 4, सिकुड़ता हुआ विपक्ष, भूगोल और पतन। अगर हम विपक्ष की स्थिति का विश्लेषण करें तो ये एक रणनीतिक पतन की कहानी है। कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बैंक तो पूरी तरह से पक्का कर लिया, लेकिन ऊपरी असम और आदिवासी बेल्ट जैसे जो उनके पारंपरिक गढ़ हुआ करते थे, वो सब उनके हाथ से निकल गए। यहाँ तक कि गौरव गोगोई जैसे बड़े नेता भी चुनाव हार गए। वहीं क्षेत्रीय पार्टी एआईयूडीएफ, जो पिछली बार 16 सीटों पर थी, वो लुढ़ककर सिर्फ 2 सीटों पर आ गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है।
अभी हमने महिला मतदान में भारी उछाल की बात की थी, है ना? लेकिन इसके बावजूद 126 सदस्यों वाली इस पूरी विधानसभा में केवल 7 महिलाएं ही चुनी गई हैं। ये साफ दिखाता है कि इतने बड़े चुनावी बदलावों के बाद भी महिलाओं का वास्तविक विधायी प्रतिनिधित्व 2021 के मुकाबले जस का तस बना हुआ है। भाग 5, पहचान की राजनीति और ध्रुवीकरण, चुनाव अभियान की रणनीति। इस चुनाव में ध्रुवीकरण की रणनीति हाशिए से उठकर बिल्कुल केंद्र में आ गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान काफी कुछ बयां करता है। हिंदुओं ने हमें जितना हो सकता था उतना जिताया। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, बल्कि जनादेश को जानबूझकर बहुसंख्यक और मूल निवासी हितों की जीत के रूप में सार्वजनिक तौर पर स्थापित करने का एक तरीका था। स्रोतों के अनुसार ये ध्रुवीकरण कई घटनाओं से प्रेरित था। 2025 में भूमि अतिक्रमण का हवाला देते हुए करीब 40,000 लोगों को बेदखल किया गया। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान बंगाली भाषी मुसलमानों को लक्षित करते हुए मियां शब्द का भारी इस्तेमाल देखा गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसकी तीखी आलोचना की है, इसे सामाजिक विभाजन को गहरा करने वाला बताया है और राज्य के इन अभियानों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाग 6, नई सरकार का गठन, सत्ता का हस्तांतरण। तो अब आगे क्या? चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया और फिलहाल राज्य में एक कार्यवाहक सरकार चल रही है। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होनी है और क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, इसलिए नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद ही होने की उम्मीद है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन है जिसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व शून्य है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगभग पूरी तरह से अल्पसंख्यकों से भरा हुआ है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस तरह की तीव्रता से ध्रुवीकृत विधानसभा असम के भविष्य के शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे नया रूप देगी? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का अपना ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस जटिल और अहम विषय को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।